इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि एक समुद्री जहाज किसी बंदरगाह पर आकर रुकता है और फिर कुछ दिनों बाद वहां के आसपास के लोग बीमार पड़ने लगते हैं और फिर धीरे धीरे ये बीमारी पूरे शहर तक फैलने लगती है और फिर जाकर पूरा देश बीमारी के चपेट में आ जाता है और कभी कभार ये बीमारी पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाता है। अब चाहे वो 14th सेंचुरी वाला ब्लैक डेथ ही क्यों ना हो या फिर 19th सेंचुरी वाला कोलेरा महामारी ही क्यों ना हो या फिर 1918 वाला स्पेनिश फ्लू ही क्यों ना हो या फिर आप रिसेंटली कोरोना वायरस डिजीज को तो देख ही चुके हैं। इन सभी बीमारियों को स्प्रेड करने में, इन सभी बीमारियों को फैलाने में किसी जहाज का बहुत खास भूमिका रही है। लेकिन आज हम इन बीमारियों के बारे में और इसका जहाज के साथ कनेक्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, एक नया बीमारी सुर्खियों में आ रहा है, हंटा वायरस डिजीज। हंटा वायरस डिजीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें डेथ रेट 40% तक पहुंच सकती है। सोचिए, 40%। कोरोना वायरस डिजीज में 5 से 6% डेथ रेट पर ही हम लोगों की कितनी मुश्किलें हो गई थी और यहाँ डेथ रेट 40% तक जा सकती है। ऊपर से इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, ना तो इसकी कोई दवाई है और ना ही कोई वैक्सीन। दरअसल हुआ यह है कि एक क्रूज शिप यानी कि जिनमें लोग टूर ट्रेवल्स के लिए जाते हैं, किसी ट्रिप के लिए जाते हैं, वैसा एक क्रूज शिप अर्जेंटीना के उशुआया पोर्ट से निकलती है 1 अप्रैल को। इस जहाज का नाम था MV होंडियस। दरअसल में MV होंडियस एक एटलांटिक ओडेसी टाइप का क्रूज शिप है, यानी कि जब साउथ अटलांटिक में गर्मियां खत्म होकर सर्दियां पड़ने लगती है और नॉर्थ अटलांटिक में सर्दियां खत्म होकर गर्मी पड़ने लगती है, उस वक्त अप्रैल मई की महीना चल रहा होता है। उस वक्त साउथ अटलांटिक से होकर कुछ क्रूज शिप नॉर्थ अटलांटिक की सफर करते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे पक्षी और उसके साथ साथ कई अन्य जीव भी बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं समुद्र के कुछ द्वीप पर। तो MV होंडियस की इसी टाइप का एक क्रूज शिप है जो अर्जेंटीना के साउथर्न पोर्ट उशुआया से निकलता है और पहले तो ये एंटार्क्टिक पर जाता है, जहां पर वहां से कुछ लोग उतरते हैं, एंटार्क्टिक को देखते हैं, वहां पर पेंगुइन्स देखते हैं और फिर वो लोग फिर से उस शिप में चढ़कर रवाना होते हैं नॉर्थ की तरफ। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर 11 अप्रैल को वहां एक आदमी की मौत हो जाती है। एक 70 साल का आदमी जो पिछले कुछ दिनों से बीमार था, उनकी मौत हो जाती है 11 अप्रैल को। दरअसल में उन्हें पिछले 4-5 दिनों से बुखार हो रहा था, बुखार के साथ साथ उन्हें खांसी भी हो रही थी और बदन दर्द भी थे। जब उनकी मौत होती है तो जहाज के क्रू और कैप्टन डिसाइड करते थे कि इस आदमी की मौत शायद उम्र की वजह से हुआ होगा या फिर एक साधारण बुखार की वजह से हुआ होगा। बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग 70 के बाद अक्सर उनका निधन होता रहता है, तो उन्होंने इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उनके डेड बॉडी को उसी शिप के जहां पर लाशें रखी जाती है वहीं पर उनका डेड बॉडी रख दिया जाता है। जहाज आगे बढ़ती जाती है, फिर वो जहाज कई समुद्री टापुओं के आसपास रुक कर वहां पर लोग भी उतरते हैं और फिर उन समुद्री टापुओं को भ्रमण किया जाता है। उसके बाद वो जहाज फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरह से वो जहाज 26 अप्रैल तक चलती रहती है, जब तक कि वो सेंट हेलेना नाम के एक आइलैंड पर नहीं पहुंच जाती। सेंट हेलेना में उस मरे हुए आदमी का लाश जहाज से उतारा जाता है और साथ में उस मरे हुए आदमी की पत्नी भी थी, जिनकी उम्र अब 69 हो चुकी थी। वो औरत भी उस आदमी के साथ वहां पर उतर जाते हैं। इनके साथ करीब 30 लोग सेंट हेलेना में उतरते हैं और उनको उतारने के बाद वो जहाज MV होंडियस आगे बढ़ जाता है। उसका डेस्टिनेशन था प्राया, जो कि कैप वर्डे में है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि वो बूढ़ी औरत उस मरे हुए बुजुर्ग आदमी के लाश को लेकर जोहान्सबर्ग तक पहुंचता है, साउथ अफ्रीका का सिटी जोहान्सबर्ग तक, एक प्राइवेट प्लेन में। दरअसल में वहां से उन्हें जाना था नेदरलैंड्स, जहां पर उनके घर है, लेकिन सेंट हेलेना से डायरेक्ट नेदरलैंड तक कोई फ्लाइट नहीं है, इसलिए वो लोग साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग तक जाते हैं कि जोहान्सबर्ग से वो लोग फ्लाइट लेकर जाएंगे डीप नेदरलैंड्स। लेकिन अचानक से जब वो लोग जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर थे तो उस लेडी की, उस बुजुर्ग महिला की
उनकी भी मौत हो जाती है। अचानक से वो कोलैप्स हो जाती है और फिर उनकी डेथ हो जाती है। यहीं पर उन पर एक बहुत आपत्तिजनक संदेह होता है कि आखिर ये लोग आ तो रहे हैं अर्जेंटीना से ही, जहां पर उस बीमारी के होने के बारे में वहां के जोहान्सबर्ग के जो मेडिकल टीम थी उन्हें पता थी। तो वो लोग उस बूढ़ी औरत का पीसीआर टेस्ट कराते हैं, उसी टाइप का टेस्ट जिससे कोरोना वायरस डिजीज का भी पता लगाया जाता है, क्योंकि आखिर में हंटा वायरस भी एक वायरस ही है। उस टेस्ट रिपोर्ट के सामने आते ही पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। आखिर में हंटा वायरस साउथ अमेरिका के एंडिस माउंटेन से निकलकर दूसरे जगह पर पहुंच ही गई थी। ये चीज इतनी डरावनी थी कि पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर है सब में फ्रंट लाइन में इस चीज को पब्लिश किया जाता है। देखो, हंटा वायरस डिजीज आखिर में एंडिस माउंटेन के आसपास से निकलकर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। पूरी दुनिया में फैल चुकी है क्यों? क्योंकि उस एमवी हॉन्डियस जहाज पर 23 देशों के लोग मौजूद थे। टोटल 147 लोग मौजूद थे उस जहाज में। उनमें से 88 पैसेंजर्स थे और 59 उस जहाज के क्रू थे। उससे भी खतरनाक बात यह है कि 30 लोग सेंट हेलेना में उतरकर बाहर जाकर अपने अपने घर चले गए थे। सोचिए, एक जहाज जिसमें इतना खतरनाक एक बीमारी है जिसका डेथ रेट 40% तक पहुंच सकती है और जिसकी कोई इलाज भी नहीं है, उस जहाज से लोग उतरकर पूरे दुनिया में फैल गए हैं। हालांकि उन सभी लोगों को बाद में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ट्रेस किया गया और उन सबको क्वारंटाइन में डाल दिया गया। अब इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद, पूरी दुनिया में खलबली मचने के बाद, अब बाकी बचे लोग जो उस जहाज में सवार थे उनके लिए कोई भी पोर्ट, कोई भी बंदरगाह उस जहाज को रोकने की परमिशन नहीं दे रही थी। लोगों को लगने लगा था ये तो एक चलता फिरता मौत का पैगंबर है जो मौत को बुलाकर ला रहा है, इसे डॉक नहीं करने देना चाहिए। कोई भी उस जहाज को डॉकिंग करने नहीं दे रहा था। उस जहाज का जो डेस्टिनेशन था पोर्ट प्राया कैप वर्डे में, उसने साफ मना कर दिया कि हम आपको डॉकिंग नहीं करने दे सकते। इसी बीच 2 मई को और एक पैसेंजर की मौत हो जाती है उस जहाज पर। सोचिए जहाज के लोग कितने सदमे में होंगे। फिर 10 मई को स्पेन उस जहाज को अपने पोर्ट कैनरिस आइलैंड में डॉक करने देता है। वहां से सारे पैसेंजर्स को उतारे जाते हैं, उनकी स्कैनिंग होती है और उन्हें एक एक करके अपने अपने देश भेजा जाता है, पूरे क्वारंटाइन फैसिलिटी का ख्याल रखते हुए। अब यहां पर बहुत सारे सवाल उठे थे कि आखिर हंटा वायरस कोई नया डिजीज है क्या, और अगर ये एंडिस से आया है, एंडिस पर्वतमाला जो है उसके आसपास ये वायरस मौजूद है, अगर ये वहां से आया है तो क्या ये पूरी दुनिया में फैलकर एक पेंडेमिक की शुरुआत कर सकती है जैसे कि कोरोना के केस में हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हंटा वायरस कोई नया डिजीज नहीं है। इसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1950s के वक्त कोरियन वार के टाइम में। दरअसल में 1950 से लेकर 53 तक कोरिया में जंग चल रही थी, जहां पर यूनाइटेड नेशंस के फोर्स वहां पर मौजूद थे। उनमें से 3000 लगभग 3000 सैनिकों को ये बीमारी हो गई थी। उस वक्त पता नहीं चल रहा था कि किस वजह से ये लोग मर रहे थे। अचानक से उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे बीमारी होने लगी और फिर बहुत सारे सैनिक मरने लगे। उनको असल में किडनी फेलियर हो रही थी, उनका किडनी काम नहीं कर रहे थे। अचानक से किडनी डैमेज हो जाता था बुखार और खांसी की वजह से, फिर उनकी मौत हो जाती थी। उस वक्त लोग ये सोच रहे थे कि ये कोई नया टाइप का बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है। लेकिन 1976 तक आते आते कोरिया के एक डॉक्टर हु वांग ली को एक मरा हुआ चूहा मिला था, जिसके अंदर उन्होंने इस वायरस को डिस्कवर किया और फिर देखा कि सारे पेशेंट्स जो इस बीमारी से मरे थे उन सभी के अंदर असल में यही वायरस मौजूद है। क्योंकि ये वायरस हंडन नाम के एक रिवर के पास पाया गया था, तो वहां से इस वायरस का नाम पड़ता है हंडा वायरस। फिर कई दशक तक लोग सिर्फ यही सोचते रहे कि ये वायरस सिर्फ एशिया में पाए जाते हैं, एशिया के कुछ चूहों में ये बीमारी पाई जाती है, ये वायरस पाया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, 1993 में यूएस के साउथ में नावाजो ट्राइब का एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड के फ्यूनरल पर जा रहा था। अचानक से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। वो अच्छा खासा फिट आदमी था, उसे 2-4 दिन से थोड़ी बहुत बुखार हो रही थी, खांसी भी हो रहा था,
वो अचानक से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। उसका गर्लफ्रेंड भी ठीक इसी तरह से मरी थी। इस पर एक इंक्वायरी होता है तो पता चलता है कि नवाचो जो ट्राइब है उनमें ऐसी कहानियां बहुत पहले से ही चलती आ रही है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है उस एरिया के लोकल पिनियन पाइन ट्री में बहुत सारे नट्स लगने लगते हैं। वो नट्स गिरते हैं, चूहे खाकर उनका संख्या बढ़ जाती है, चूहों का संख्या 10 गुना बढ़ जाती है और फिर वहां एक बीमारी फैलने लगती है जिस बीमारी से अचानक से लोग सांस लेना बंद कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मेडिकल टीम को पता चलता है कि ये हंटा वायरस का ही एक वेरिएंट है। जैसे कोविड में हुआ था अल्फा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसी तरह हंटा वायरस का एक वेरिएंट है जिसकी वजह से यहाँ पर लंग्स फेलियर हो रहा था। लंग्स मतलब फेफड़ों में पानी भरने लगता है और लोग सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन नहीं मिलते उनको और उनकी मौत हो जाती है। फिर 1995 में चिले और अर्जेंटीना देश में एक नया वेरिएंट डिस्कवर किया गया। इस वायरस को नाम दिया गया एंडिस हंटा वायरस, क्योंकि ये एंडिस पर्वतमाला के आसपास मौजूद कुछ चूहों में पाया जाता है जहां से ये इंसानों तक आती है। यह हंटा वायरस उस कोरियन हंटा वायरस से अलग था। कोरियन हंटा वायरस में किडनी फेलियर होता है जबकि इस एंडिस वाले वेरिएंट में लंग्स का फेलियर हो रहा था। जब एक्सपर्ट्स को इस बारे में पता चलते हैं तो वो लोग और ज्यादा खोज करते हैं और एक बहुत ही खतरनाक चीज सामने आती है, वो है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड। दरअसल में जो कोरियन हंटा वायरस का वेरिएंट है वो सिर्फ चूहों से इंसान तक आ सकती है। चूहों के मल मूत्र को जब वो भाप होकर उड़ने लगते हैं उसे सूंघकर आदमी बीमार पड़ते हैं। कोरियन हंटा वायरस उसी तरह से काम करता है, उसी तरह से स्प्रेड होता है। लेकिन यहाँ पर एंडिस स्ट्रेन के साथ, एंडिस वेरिएंट के साथ ये प्रॉब्लम थी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से जा सकता है। और यही वो चीज है जिसकी वजह से आज इस एमवी हॉन्डियस शिप में आउटब्रेक की वजह से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इस एमवी हॉन्डियस में जो हंटा वायरस वेरिएंट निकला है वो दरअसल में एंडिस वेरिएंट है। तो क्या अब एक नई पैंडेमिक की शुरुआत हो सकती है? क्या दुनिया फिर से कोरोना की तरह लॉकडाउन में जा सकती है? देखिए, यहां पर कुछ चीजें समझनी हो। पहले तो हंटा वायरस का जो ये एंडिस स्ट्रेन है, एंडिस वेरिएंट है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा तो सकता है लेकिन इसके लिए बहुत क्लोज कांटेक्ट होना पड़ता है। मतलब एक आदमी के बॉडी का फ्लूइड दूसरे आदमी के कांटेक्ट में आए तभी उस आदमी को ये एंडिस वायरस हो सकती है। ये कोरोना की तरह एयर में फैल नहीं सकती। जैसे कि कोरोना सांस लेने से किसी एक कोरोना वायरस बीमारी वाला आदमी के पास जाकर अगर आप सांस भी लेंगे तो भी आपको कोरोना हो सकती थी, लेकिन हंटा वायरस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट होना पड़ता है। दूसरी बात, हंटा वायरस का लक्षण लोगों में बहुत अच्छी तरह से दिखता है। हाँ, ये मामूली बुखार जैसा ही होता है, खांसी जुकाम बुखार इस तरह का लक्षण होता है, लेकिन बीमार जरूर होते हैं लोग। वही अगर हम कोरोना में देखें तो बहुत सारे ऐसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे जो उस बीमारी को लेकर चलते फिरते थे, घूमते थे और उनसे दूसरे लोगों को बीमारी की होती थी, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को कुछ भी नहीं होता था। मतलब आप उन्हें देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन्हें कोरोना हो रखा है। हंटा वायरस के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को हंटा वायरस है तो वो 4-5 दिन के अंदर ही बहुत ही नाजुक हो जाती है उसकी हालत और किसी किसी का मौत हो जाता है। किसी का नहीं, 40% लगभग लोगों के तो मौत होती ही है। इस वजह से ये बीमारी इतनी आसानी से स्प्रेड नहीं हो सकती। और ये भी है कि जब इस बीमारी के लक्षण किसी पर दिखने लगते हैं और लक्षण भी वो बहुत खतरनाक वाला लक्षण, तभी वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ये डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं, वरना नहीं। और एक जो सबसे बड़ी खास बात है जिस वजह से हंटा वायरस कोरोना जैसे एक महामारी पैदा नहीं कर सकती, मतलब करने की चांसेस बहुत कम है, वो ये है कि हंटा वायरस बहुत स्टेबल है। मतलब कोरोना को देखिए, कोरोना हर महीने में एक नया वेरिएंट पैदा करता था। आराम से इसकी म्यूटेशन हो जाती थी महीनों बाद और नया नया वेरिएंट निकल कर आते थे, जैसे कि अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट। लेकिन हंटा वायरस में ऐसा नहीं है। हंटा वायरस इतना जल्दी म्यूटेशन नहीं कर सकती। 11 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हुए, जिनमें से 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। WHO ने साफ कह दिया है कि अभी इस बीमारी को लेकर इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें सतर्क होना चाहिए,
WHO ने लेवल 3 वार्निंग जारी की है। इसका मतलब है कि हमें सावधान रहना है। लेकिन अभी इस बीमारी का एक पेंडेमिक के रूप में बदलने का चांस बहुत ही कम है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।